डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात हम कर रहे थे, तो बक्कल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये बात हमें पता है। स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये जो लाइपेज होता है ये एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, किसका, ट्राइग्लिसराइड का। हमारा जो फूड होता है, फूड के अंदर जो हमारा फैट मौजूद होता है वो फैट किस फॉर्म में मौजूद होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में मौजूद होता है। किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ये मौजूद होता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से हमारा जो एंजाइम लाइपेज है, ये लाइपेज एंजाइम इसी ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, ब्रेक कर देगा। एक एक जो है एस्टर बॉन्ड टूटेगा तो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ, फिर एक एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये हुआ कि एक मोनो दूसरे मोनो से मिलेगा तो डाई बनेगा, एक डाई और एक मोनो मिलेगा तो ट्राई बनेगा। समझ में आई बात। ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होगा तो डाइग्लिसराइड बनेगा, डाइग्लिसराइड ब्रेक डाउन होगा तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। फिर फाइनली जब मोनोग्लिसराइड को हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये ग्लिसरॉल बनता है, ये ग्लिसरॉल। अब यही ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा, एसिमिलेट होता है। ठीक। इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारा इंटेस्टिनल जूस निकलता है, बाइल क्या करता है, बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज निकलता है। इंटेस्टिनल सिक्रीशन से इंटेस्टिनल लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये कहानी आपको कल हमने बहुत अच्छे से समझाई। ठीक। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आगे क्या होता है। जैसे सिंपली जो इमल्सिफिकेशन होता है वो इमल्सिफिकेशन होता कैसे है, ये आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये चीज आपको दिखाई पड़ रही है बहुत अच्छे से, इसको समझो आप। ये दिख रहा है? यस सर। ये मान लीजिए कि ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल जो है ये फैट का मॉलिक्यूल है। अब फैट का मॉलिक्यूल बहुत ही लार्ज होता है, ये डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब नहीं होता और डायरेक्टली जो है इसका डाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब एसिमिलेशन नहीं होता। तो उससे पहले क्या होता है कि ये जो फैट मॉलिक्यूल आपको बड़ा सा दिख रहा है, इसके चारों तरफ आपका जो बाइल सॉल्ट है इसके चारों तरफ लग जाता है। ये बाइल सॉल्ट इसके चारों तरफ लगा, जैसे ही बाइल सॉल्ट इसके चारों तरफ कवर किया वैसे ही ये क्या हो जाता है बेटा, इमल्सिफाइड फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये लार्ज वाला स्मॉल स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, बाइल सॉल्ट लगे हुए होते हैं। अब जब ये इमल्सिफाइड फैट आपका बन करके तैयार हो गया तो अब देखिए इसका छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनने की वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से इसके ऊपर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इनके है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज कर गई। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर गई तो कौन सा एंजाइम स्पेशली हम काम करवा रहे हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी काम करेगा इसी के ऊपर, साथ ही साथ इंटेस्टिनल लाइपेज भी काम करेगा, क्योंकि ये सारा काम इंटेस्टाइन में हो रहा है। और शुरू कहाँ से हुआ, ये काम आपके ड्यूडेनम रीजन से शुरू हुआ। ये देखिए ये ड्यूडेनम रीजन है। तो इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज और आपका इंटेस्टिनल लाइपेज दोनों काम करेगा एट द पीएच ऑफ 8.6 टू 8.8 पीएच, ये हमने बताया था आपको। और फिर ये डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटेस्टिनल लाइपेज और फैटी एसिड में वापस से टूटेगा, सॉरी ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में वापस से टूटेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इसी चीज को हमने यहाँ पर देखिए, एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है, मतलब यहाँ पर 3 फैटी एसिड है और प्लस एक ग्लिसरॉल है। इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया था, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड या फैट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं
इंटेस्टिनल लाइपेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज की मदद से तो ये ग्लिसरॉल बनता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये कल हमने लिखवाया था, तो आज यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट हो गया कि ये पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज एंजाइम जब इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करता है तब ये डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। फिर यही एंजाइम यहाँ पर भी काम करता है, तब ये मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर यही एंजाइम यहाँ पर भी काम करेगा तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट। तो टोटल फैटी एसिड कितने हो गए, 1, 2 और 3 फैटी एसिड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, और तो और यहाँ पर 8.6 to 8.8 pH पर काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो इमल्सिफाइड फैट है ये बना कैसे। ये इमल्सिफाइड फैट बना जब फैट बड़े फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर आपका बाइल सॉल्ट आकर के काम करता है। बाइल सॉल्ट काम करता है आपको मालूम है। इसीलिए आप देखिए जब कभी किसी पेशेंट को जब किसी पर्सन को जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं पीलिया, जॉन्डिस अगर हो जाता है तो उसका लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। जब लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है तो बाइल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। बाइल का फॉर्मेशन जब नहीं हो पाता है तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को जो अच्छा डॉक्टर है वो डायरेक्टली मना करता है कि आप तेल मसाले वाली चीज बिल्कुल नहीं खाएंगे, आप रिच प्रोटीन वाला डाइट नहीं खाएंगे, चिकन मटन ये सब कभी नहीं खाएंगे आप, जब तक आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तब तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिखिए आपने, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। सैटरडे को आपका टेस्ट है और आने वाले मंडे को ट्यूजडे की क्लास में हम आपकी नोट्स चेक करेंगे, जितना हमने पढ़ाया उसकी प्रॉपर नोट्स आपकी बनी है कि नहीं बनी। तो अभी आपके पास टाइम है ट्यूजडे तक, 6 दिन का टाइम है, 5 दिन का, आप उसको अरेंज कर लो, उसको सब कर लो। जिसकी नोट्स नहीं बनी है वो हमारे पुराने वीडियोस जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप ही की क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उसको देख करके नोट्स बना लीजिए। और जो चीज समझ में ना आए आप हमसे एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, हम बताएंगे आपको। हो जाए तो बता देना। जल्दी सिद्धार्थ, यही पढ़ा था आपने कल अपने से? क्या सर? आपने यही पढ़ा था अपने से जो कल हमने होमवर्क दिया था आपको? सर थोड़ा हेल्प भी लिया था और थोड़ा अपने आप से भी करा। गुड, सर हो गया। गुड बेटा, सबका हो गया बच्चे? यस सर। देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में करें। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी ओपन करिए और चैप्टर नंबर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खोलेंगे आप। वहां पर आपको क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना हुआ होगा, जिसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा लेयर आपको दिख रही होगी। उसी के साइड में एक और डायग्राम बना होगा जो माइक्रोबिलाई का डायग्राम है, जिसके अंदर लैक्टियस वगैरह सब मौजूद है। उस डायग्राम को आप ओपन करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपके पास बना होगा जो पीछे, ये वाला डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम आपको अपनी एनसीईआरटी में, खोलो जल्दी से बुक खोलो एनसीईआरटी अपनी। मिला? ये वाला डायग्राम मिला आपको? देखो जरा सा, बेटा जी, जहां पर ये वाला डायग्राम है आपका,
जहाँ पर ये वाला डायग्राम है। हाँ मिल गया। मिल गया दिखाओ सर। दिखाओ 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 जल्दी सबको। गुड, देखो उसी के नीचे है ना बना हुआ। सबको मिला? तान्या, शगुफ्ता, हिमांशु, ये डायग्राम मिला आपको? एनसीईआरटी है कि नहीं आपके पास? मिल गया सर, मिल गया। ठीक है, ये वाला, ये इसके नीचे वाला डायग्राम देखो, ये वाला। अभी आपको कुछ मैं और बात बताने वाला हूँ, देखिए। अब ये तो आपने देख लिया, इस तरीके से इसका इमल्सिफिकेशन होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर के जाएंगे तो होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइल सॉल्ट, ये आपका लिक्विड ग्लोब्यूल है, और ये आपको ब्राउन कलर वाला जो दिख रहा है, ये क्या है आपका? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट बाइंड टू द फैट ग्लोब्यूल बाय इट्स हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फोबिया। ये देखिए, हाइड्रो मतलब होता है पानी, मतलब वाटर, और फोबिक मतलब होता है फोबिया। फोबिया मतलब होता है फियर, मतलब वाटर से दूर भागने वाला, वाटर से फियर खाने वाला, ये आपका हाइड्रोफोबिक। जैसे एक डिसीज होती है हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ता काटने से होता है। जब कोई कुत्ता, पागल कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो एक डिसीज हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो उसकी सीवियरिटी ये होती है कि वो पेशेंट जैसे ही बारिश होती है, पानी देखता है, वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, डेडली होती है, आदमी मर जाता है, बचता नहीं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर भागने वाला, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी के करीब जाने वाला। फिलिक वर्ड आता है इससे, अफेक्शन से। ठीक, तो इसका ये जो बाइल सॉल्ट होता है, इसके दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये आप समझिए। तो ये अपने हाइड्रोफोबिक एंड से इससे जाकर के जुड़ जाता है। आप इसको मत याद करिए, बस इतना याद कर लीजिए कि बाइल सॉल्ट बाइंड्स विद द फैट। ठीक है, क्या आप याद करेंगे? आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि बाइल सॉल्ट बाइंड्स टू द फैट ग्लोब्यूल। इसको आप बंद कर दीजिए, ये आप याद ही मत करिए ये वाला, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, वैसे आपके लिए जरूरत भी नहीं। तो बाइल सॉल्ट बाइंड्स टू द फैट ग्लोब्यूल। जैसे ही फैट ग्लोब्यूल से ये बाइंड करता है बेटा, ये इमल्शन ड्रॉपलेट बन जाता है, मतलब इमल्सिफाइड फैट बन जाता है। जैसे ये इमल्सिफाइड फैट बना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड ग्लोब्यूल बाय द बाइल सॉल्ट, देन इसके ऊपर आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो आपको ये कोलिपेज भी नहीं याद करना है, ठीक है? ये कोलिपेज भी आपको नहीं याद करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेस क्रिएट नहीं करना है हमें। तो आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इसके ऊपर इस इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स के ऊपर आकर के काम किया। जैसे ही काम करना शुरू किया तो ये मिसल्स में कन्वर्ट हो गया। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि आपका फैट मॉलिक्यूल है, आपका फैट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सॉल्ट काम किया, तो सॉल्ट काम करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो गया। अब इमल्सिफाइड फैट के ऊपर जब पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज आकर के काम करता है, तब हम इसको बोलना शुरू कर देते हैं मिसेल्स। तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिसेल्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये मिसेल्स है, मिसेल्स के अंदर क्या हो रहा है कि इस कंटेनिंग द मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, यानी इसका ब्रेकडाउन हो गया ना। यानी यहाँ पर ये जो डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड देख रहे हो, मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड देख रहे हो, एक्चुअल में ये क्या है? ये आपका मिसेल्स है। एक्चुअल में ये क्या है? ये मिसेल्स है आपका। इसको हम मिसेल्स कहना शुरू कर देते हैं। तो मिसेल्स कंटेनिंग मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, देन दिस विल एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक कहानी तो ये होगी। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पर सारी चीजें मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आपको ले लेना। देखिए बेटा, ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन है। ल्यूमेन समझते हैं ना क्या होता है? कि जैसे ये आपका ड्यूडेनम है, ये सी शेप का ड्यूडेनम है आपका, ये सी शेप का ड्यूडेनम है। इसके बीच का ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये इसके बीच का ये जो एरिया दिख रहा है, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसको ही हम बोलते हैं ल्यूमेन।
तो आपके इंटेस्टिनल ल्यूमेन के अंदर फैटी एसिड होता है, ठीक है। अब ये फैटी एसिड का जब इमल्सिफिकेशन हो चुका होता है तब ये क्या कहलाने लगते हैं बेटा, मिसल्स कहलाने लगते हैं। फिर क्या कहा गया कि ये मिसल्स जो है कहाँ पर जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो ये मिसल्स आया यहाँ पर, ठीक है, ये मिसल्स आया यहाँ पर, और ये मिसल्स जो है आपका इसके साथ देखिए, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड आर emulsified by the bile salts to form micelles. Then fatty acid enters the epithelial cells and links to form triglyceride. अब यही मिसल्स जो कि मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो चुका था इसमें, ये जैसे यानी एपिथेलियल सेल्स में पहुंचा तो आपस में जुड़ करके ये क्या बना लेता है बेटा, ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। ट्राइग्लिसराइड बनाने के बाद ट्राइग्लिसराइड कंबाइंड विद द प्रोटीन इनसाइड द गोल्जी बॉडी। जब ये ट्राइग्लिसराइड आपके गोल्जी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन के साथ मिल जाता है तब हम इसको बोलना शुरू कर देते हैं काइलोमाइक्रोन। आप ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस की बात है, नहीं बेटा, ये नीट में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइलोमाइक्रोन और मिसल्स में क्या फर्क है। What is the difference between micelles and chylomicron? What is the difference between the among the micelles, chylomicron as well as in the emulsified fat? यहाँ पर तीनों चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट है। देन आपका ये जो काइलोमाइक्रोन एंटर्स इन द लैक्टियल्स एंड ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब देखिए ये जो आप लैक्टियल्स देख रहे हो ना, ये अंदर वाला लैक्टियल्स देख रहे हो, ये लैक्टियल्स है, और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये वाला, ये चीज ये आपका क्या है बेटा, काइलोमाइक्रोन। क्या है ये आपका काइलोमाइक्रोन है। और काइलोमाइक्रोन कब बनता है, काइलोमाइक्रोन बनता तब है जब मिसल्स आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं आपस में जुड़ करके, और वही ट्राइग्लिसराइड गोल्जी बॉडी के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती है उसके साथ कंबाइन करता है। देखो सारी बातें लिखी हुई है। ट्राइग्लिसराइड कंबाइंस विद द प्रोटीन इनसाइड द गोल्जी बॉडी टू फॉर्म द काइलोमाइक्रोन, एंड दिस काइलोमाइक्रोन एंटर्स द लैक्टियल। ये इंटर द लैक्टियल, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टियल्स है। और ये लैक्टियल्स ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये जो है लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू ये जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और देखिए जो आपका मोनोग्लिसराइड है, जो डाइग्लिसराइड है, ठीक है, ये जो आपका बना हुआ था वो आपके डिफ्यूजन के थ्रू, ये आपके ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लड वेसल आपको दिख रहा है, ये आपका है बेटा, ये आर्टरी है, ठीक है, और ये आपका वेन्यूल है। देखिए नीला वाला आपका वेन्यूल है, और आपके ये जो रेड वाला यानी कि ब्राउन वाला जो दिख रहा है ये आपका आर्टेरियोल है। ये आपके वेन्यूल के अंदर पहुंच जाता है और यहीं से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जितना मोनोग्लिसराइड का यूज होगा, जो हमारे मोनोग्लिसराइड का यूज होगा, जो डाइग्लिसराइड का यूज होगा, वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, और जो बाकी जो बचा रहेगा वो मिसल्स हमारा मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड वो आपके लैक्टियल्स में आएगा, और लैक्टियल्स में आने के बाद क्या करेगा, वो आपका प्रोटीन के साथ मिक्सअप हो करके काइलोमाइक्रोन बना करके आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाएगा। ये इतनी कहानी थी। तो आप इसको जो है ये जो आपने बना लिया, इसको भी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो है डायग्राम अपनी कॉपी पे जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये मिसल्स एंटर करेगा कहाँ पर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जब ये एंटर किया एपिथेलियल सेल्स के अंदर, तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये किसके साथ ज्वाइन करेगा बेटा, ये आपका मिसल्स जो है ये गोल्जी प्रोटीन के साथ मिक्स होगा, गोल्जी प्रोटीन के साथ मिक्स होगा। गोल्जी प्रोटीन के साथ मिक्स होने के बाद ये बना लेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये बना लेगा काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। तो आपको चीजें समझ में आ गई। इमल्सिफाइड फैट कहाँ पर बनता है, इमल्सिफाइड फैट आपका बनता है ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टीन, इंटेस्टीन के ल्यूमेन में बनता है। मिसल्स आपका कहाँ बनता है, ये भी ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टीन में बनता है। लेकिन काइलोमाइक्रोन कहाँ पर बनता है, ये आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर बनता है। ये चीज ये आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर बनता है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
पूजा, ये बात क्लियर हुई? यस सर। ये चैप्टर खत्म करने के बाद ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर बाद में कर लेना। चलिए इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, लिख लेना इसको अच्छे से, सर, ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है? दिस इज दिल्ली में बताया था ना कि एक ग्लास को मान लो इंटेस्टाइन है हमारा का, ये जो एरिया है अंदर, ओहो, इसका ये जो एरिया है पूरा, ये क्या है? ये इसका ल्यूमेन है, ठीक? चलो चलो भाई, अब हम आपको बताते हैं गैस्ट्रिक आपका जीआईटी हार्मोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीआईटी हार्मोन। जीआईटी हार्मोन के बाद हम इसका वो बताएंगे आपको एब्जॉर्प्शन किसका किसका कैसे होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन, बड़े नन्हे नन्हे से ये हार्मोन है, बड़े बढ़िया बढ़िया सर, इनका बड़ा अच्छा अच्छा काम है, ठीक है? ये हार्मोन जो है ना सीसीके, देखो इस सी को मैंने बोल्ड कर दिया है, ये मोटा कर दिया है, और के को मैंने छोटा कर दिया है। कुछ सोच के किया होगा ना मैंने, है ना? इसका फुल फॉर्म है सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। पहले तो इसका नाम लिख लेते, ये है इसका पूरा नाम, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन, कभी कभी कोलिसिस्टोकाइनिन टीजेड भी लिख देते हैं, पैंक्रियोजाइमिन। पहली चीज तो ये है कि बेटा ये जो सी को मैंने मैं बता, फैटी मतलब मोटा आदमी होता है ना, बहुत ज्यादा फैट वाला आदमी को मोटा कहते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया, ये जो डबल सी हमने लिखा है, इसको फैटी बना दिया है, इसको मोटा बना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैट की वजह से, अगर हमारे खाने में फैट ज्यादा है तब इसका सिक्रीशन स्टिमुलेट कर जाएगा, तब इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। यही बात हमने लिखी, इट स्टिमुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट इन आवर फूड। कहाँ से निकलता है? ये ड्यूडेनम रीजन से निकलता है और जेजुनम रीजन से निकलता है। ये हार्मोन है, क्या है? ये हार्मोन है। इसका काम क्या होगा? इट स्टिमुलेट द बाइल सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये बाइल सिक्रीशन को बढ़ाएगा। जब बाइल सिक्रीशन बढ़ेगा तभी तो फैट का इमल्सिफिकेशन बढ़ेगा ना भाई। यस सर। क्यों? हमारे खाने में फैट है, अगर जैसे ही खाने में फैट हमने देखा, ये भाई साहब ने देखा, अगर उसने तुरंत कहा कि भाई ऐसा है, कि तुरंत हम बाइल का सिक्रीशन बढ़ा देंगे। जब बाइल का सिक्रीशन बढ़ाएंगे तभी इस फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, और फिर ये क्या करेगा? उधर बाइल का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ किसका सिक्रीशन बढ़ा रहा है? होगा पैंक्रियाटिक लाइपेज यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम का भी सिक्रीशन बढ़ेगा, ताकि लिपिड की प्रेजेंस होने की सर आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। फैट का डाइजेशन नेट इशू है हमारा। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या?
यस सर। Yes, sir. जस्ट अ मिनट ना बेटा, ठीक तो चल रहा है नेटवर्क हमारा, स्क्रीन शेयर भी प्रॉपरली हो रही है, अभी ठीक है वॉइस हमारी। Yes, sir. यस Abhi. सर। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ ना, तो सेम टाइम पर दिख रहा है। अगर नेटवर्क दिक्कत होता है मैं यहाँ पहले लिखूंगा और स्क्रीन पे हमें बाद में शेयर होता है। खैर सुनो पूरी बात हमारी। फैट की प्रेजेंस में इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। जब ये फैट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका एक काम और होगा ना, क्या करेगा ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। जब बाइल का सिक्रीशन बढ़ेगा तभी तो इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफाइड फैट बनेगा। फिर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन बढ़ने की वजह से ये पैंक्रियाटिक लाइपेज उस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करेगा, है ना भाई। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करेगा, फिर उसको क्या कन्वर्ट करेगा, मिसल्स में बना देगा, स्टमक की मोर्टेलिटी को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और बेहतरीन बात क्या है कि भाई ऐसा है, कम खाओ यार, खाना थोड़ा कम खाओ, बहुत ज्यादा खा लिए हो। फैटी, मैं नहीं चाहता कि तुम फैटी हो जाओ, तुम्हारा बड़ा सा पेट निकला है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हार्मोन है हमारे लिए, हमारी बड़ी फिक्र करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पिज्जा के 4 बाइट नहीं करते हैं, ऐसा है कि चारों बाइट हम खुद ही खाएंगे, बांटेंगे नहीं। बर्गर में एक्स्ट्रा चीज डाल के खाएंगे। उन्हीं सारी चीजों से ये सीसीके क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो कहता है कि ऐसा है, जो हंगर सेंटर होता है हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर, उसको ये इनहिबिट करवा देता है। कहता है भाई ऐसा है, बस संतोष, अब मत खाओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है हमारे दिन में, उसको मैं पहले कर लूं उसके बाद तुम करना। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है बेटा, स्टमक से निकलेगा, और छोटे अमाउंट में कहाँ से निकलता है, ड्यूडेनम से, बहुत लिटिल अमाउंट। आपके खाने में जब प्रोटीन की डाइट ज्यादा रहती है, आपके खाने में जब प्रोटीन की डाइट ज्यादा रहती है, मतलब खाने में प्रोटीन ज्यादा रहेगा, तो प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिन। और जब गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनका भी सिक्रीशन क्या करेगा, ये गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करवाएगा, बढ़ाएगा। और ये स्टोमक की मोटेलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है, मतलब उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बढ़ाएगा। अब एक हार्मोन और है, इन दोनों के बिल्कुल अगेंस्ट में काम करता है, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, मासी की तरह, जो मौसी जी होती हैं उसके अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट में वो रहती हैं। दुनिया कोई भी विचार रख दे, जो मौसी लोग होती हैं वो, उनका विचार अलग ही रहता है। बोले ना तुम गलत कह रहे हो, आइंस्टीन गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं गलत हो सकती, उनके पास ये बातें रहती हैं। बोला आइंस्टीन होगा अपने घर का होगा, पहले मेरी सुनो। वैसा वही है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स बाय द एसिडिक फूड। जैसे ही एसिडिक फूड आप खाते हो, भैया थोड़ा गोलगप्पे में तीखा और बढ़ा दीजिए, तो आप क्या कह रहे हो, इनडायरेक्टली सिक्रेटिन का सिक्रेशन बढ़वाने के लिए कह रहे हो, ठीक है ना। वो जो चिली सॉस अलग से आप लोग नूडल्स के ऊपर डाल के खाते हो, तो उससे आपका सिक्रेटिन लेवल फिर से बढ़ता है, ठीक है, एसिडिक फूड की वजह से। जब एसिडिक फूड रहेगा, जब खाने में एसिडिटी, आप एसिड पहले से ही आप खा रहे हो, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करेगा। कम करने का मतलब क्या हुआ कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खूब होता है, खूब भर भर के होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, कम करवाएगा। मतलब ये पूरे पूरे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को ही कम करवाएगा, और इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द बाइल। बाइल के सिक्रेशन को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, Increase कर देगा। ठीक है। ये कहानी हो गई, इस कहानी को लिखो जल्दी से, जल्दी से इस कहानी को लिखो। सर लिख लिया। अच्छा ठीक है, ये मेन मेन हार्मोन्स आपके यही थे। कुछ हार्मोन्स की लिस्ट हम आपको और दिखाते हैं।
ये देखिए, ये पूरा हार्मोन की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिक एंट्रम ड्यूडेनम से ये निकलता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम द पैराइटल सेल। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, कोई चीज नई नहीं महसूस हो रही हो आज आपको, ठीक है। जैसे ताने बेटा आप बैठे हो ना, आपको थोड़ा सा ये चीजें नई लग रही हैं, इसको चूंकि मैंने रिवीजन करना है आपके साथ वापस से, इसलिए आप टेंशन ना लें। तो ये जो आपका कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। एंड ऑल्सो इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द पेप्सिनोजन फ्रॉम द चीज सेल्स, है ना। अलग अलग टाइप की सेल्स मैंने बताई थी ना, आपको याद है? सर चीज सेल्स, पैराइटल सेल्स, हाँ, जी सेल्स, है ना, म्यूकस सेल्स। एंड इट प्रमोट द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड म्यूकोडल ग्रोथ। फिर आपका आ गया सीसीके, पॉलीसिस्टोकाइनिन, ड्यूडेनम और जेजुनम से निकलता है। सिर्फ आपको यही याद करना है, ड्यूडेनम और जेजुनम याद करना है, बाकी आपको कुछ याद करना नहीं है। जो नहीं याद करना मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड रिलीज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई फ्रॉम फॉर रिलीज ऑफ बाइल एंड एंजाइम, ठीक है। रिलैक्सेस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यू नो वेयर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई? नहीं मालूम? पैनक्रियास के पास। शगुफ्ता, वो बेटा वो शगुफ्ता को मैं कह रहा हूँ, बाजार में चूहा मारने वाली दवा मिलती है, वो तुम मुझे दे देना, मैं खा लूंगा उसको, सर मैं एक्चुअली ठीक है। किसी और को मना कर रही थी, भाई खड़ा था सामने, बैग पूछ रहा था मेरा। अच्छा, तुम भाई को मना कर रही थी, सर? हाँ अच्छा, तो वो फिर बता दो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? कहाँ होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई? बड़ा बड़ा बड़ी 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 मेहनत से मैंने डायग्राम बना करके समझाया था, बताओ, एक एक स्टेप समझाया था। कहाँ होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई? पेनक्रियास। पहली बुझ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं, हाँ, कहाँ पर होता है? पेनक्रियास। पैंक्रियाज में कहाँ पर? तुम, पैंक्रियाज तो बहुत बड़ा होता है, हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होता है पैंक्रियाज का। तुम बताओ अन्या। कहाँ होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई? कहाँ होता है भाई सिद्धार्थ? सर जब वो ड्यूडेनम से पेनक्रियास के अंदर एंटर करता है, वो वाला पार्ट जो होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं। कहाँ पे होता है? तो रिप्लाई करो। इसमें नहीं है। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ हिमांशु। सर जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, वो जब ड्यूडेनम में एंटर करती है ना, वहीं पे होता है सर। वहां पर एम्पुला ऑफ वेटर होता है ना? हाँ, जो एम्पुला स्वेलिंग ऑफ का पार्ट स्वेलिंग पार्ट होता है। हाँ, 12 पार्ट होता है एम्पुला ऑफ वेटर का, हाँ है ना। हाँ बिल्कुल, शाबाश, सही कह रहे हो। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, याद आया? ये तुम्हारा है ड्यूडेनम, है ये तुम्हारा, ठीक है। ये ड्यूडेनम में यहाँ पर तुम्हारा पैंक्रियाज मौजूद है, ठीक है। ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है और ये एम्पुला है, ठीक है। ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। ऊपर से आपकी कौन सी डक्ट आ रही है? ऊपर से आपकी, बताइए, कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है, फिर सिस्टिक डक्ट से मिलकर के क्या बन जाती है आपकी? सब भूल गए यार तुम लोग। ऊपर से डक्ट आकर के इधर से मिलती है ये, और फिर एक यहाँ पर, यहीं पर एक स्फिंक्टर होता है ये,
एक स्फिंक्टर तो यहाँ पर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहते हैं, एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ कोडाई कहते हैं। जा करके पुराने लेक्चर और पुरानी नोट्स जो अभी बनाई है देख लेना है। ठीक है। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? सिक्रेटिन हार्मोन आपका ड्यूडेनम और जेजुनम से रिलीज करता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। वीआईपी को नहीं पढ़ना है, सिलेबस पे नहीं। वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी, जैसे जैसे ये आपका ये हो गया नर्व एंडिंग, समझिए ऐसे, जैसे आपका ये इंटेस्टीन है ये, ठीक है, ये छोटी आंतें बड़ी आंतें होती है, तो इसके पोर्शन पर यहाँ पर जैसे ये आपका ये आपका न्यूरॉन को कोई पार्ट आकर यहाँ पर होता है, तो इस जगह पर जो है आपका वीआईपी का सिक्रीशन होता है। ठीक है, बट ये आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फिर आपका होता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को, और स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज। एक आपका हार्मोन होता है मोटिलिन, ये एमओ सेल्स यानी मोटिलिन सेल्स और आपका ये ईसीएल सेल्स, ठीक है, यहाँ से निकलता है। इट इंक्रीजेज द स्मॉल बाउल मोटिलिटी, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, और एक हार्मोन होता है आपका सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है। जितना भी एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी आपको पूरे हार्मोन्स आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे हार्मोन्स की एक्टिविटी को क्या करता है, ये सप्रेस करता है। इसमें ठीक देता हूँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सर ले लिया फिर। ठीक है, ये जो आपका ईसीएल सेल्स है, ये इसको हम बोलते हैं एंटेरोक्रोमैटिन सेल, क्रोमैटिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल, इसको हम बोलते हैं ईसीएल सेल। ये चीज हो गई। चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, एब्जॉर्प्शन। हेडिंग डालेंगे आप लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो खाने को डाइजेस्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब हम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो खाना हम कहाँ से शुरू करते हैं बेटा? बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं। बक्कल कैविटी से हम डाइजेशन भी शुरू करते हैं, तो बक्कल कैविटी से हम एब्जॉर्प्शन भी शुरू करेंगे। कभी आपने देखा है लोगों को खैनी खाते हुए देखा है? कॉमन सी बात है, सबने देखा है ना, सबने देखा है। तो उसको लेकर के यहाँ पर रखते हैं, ये जो वेस्टिब्यूल एरिया है वहां पर रखते हैं। वहीं पर क्यों रखते हैं, मुंह में क्यों नहीं लेते? वहां पर इसलिए रखते हैं कि वहां पर चीजें बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक वैसे ही आप समझिए, जब किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को एंजाइना का अटैक आता है, हार्ट अटैक जिसको हम कहेंगे, तो सॉर्बिट्रेट नाम की टेबलेट दी जाती है जो जबान के नीचे रखी जाती है। यहाँ पर रखा, जबान के ऊपर नहीं रखा, वहां जबान के नीचे रखा, तुरंत एब्जॉर्ब होता है और हार्ट अटैक का जो स्ट्रोक होता है वो रुक जाता है।
इसका मतलब ओरल कैविटी में एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। सब चीज का नहीं होता, कुछ सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है। अब देखिए जैसे some chemicals toxins like sorbitrate, cyanide, सबसे खतरनाक जहर होता है ना पोटेशियम साइनाइड एक्सेट्रा get absorbed through the mouth या oral cavity। ओरल कैविटी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ओरल कैविटी से जब हम जाएंगे आगे तो इसोफेगस आएगा। अब इसोफेगस में कोई चीज एब्जॉर्ब तो होती नहीं है। इसोफेगस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाला काम होता है। तो अब हम आते हैं कहाँ पर, एल्कोहल पे आते हैं। एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्टमक में 20%, ठीक है। अगला एब्जॉर्प्शन हम करेंगे स्टमक। बेटा इस स्टमक में एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली 20% होता है, ठीक है। कुछ सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है, सम सिंपल शुगर्स, और एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम सुना है, डिस्प्रिन का नाम सुना होगा, एस्पिरिन का नहीं सुना होगा। जो डिस्प्रिन होती है वही दर्द के लिए दी जाती है। हाँ वही डिस्प्रिन एस्पिरिन सब एक ही है, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बचा कुचा अल्कोहल है 80% अल्कोहल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर जो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन ही कहेंगे। जब रीनल फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो रीनल फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहां पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब चीजें दोबारा एब्जॉर्ब होती हैं। जब कोई भी चीज दोबारा होती है, अगेन होती है, तब वहां पर री लगा दिया जाता है, री। जैसे किसी चीज का दोबारा बनना तो हम उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। किसी चीज का दोबारा बनना यानी जनरेट होना, उसको हम कहेंगे क्या, रीजनरेशन। तो जब एब्जॉर्प्शन दोबारा हो, एक बार हो चुका है हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में, छोटी इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, जब वापस से रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर सबस्ट्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे, ना कि एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टीन में अल्कोहल का बचा हुआ 80% का एब्जॉर्प्शन होता है, और तो और मोस्टली वाटर का एब्जॉर्प्शन, फैट का एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, वाटर, और आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है बेटे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, आपका
फैट सॉल्युबल विटामिन? कोई बता सकता है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? उसको कैडबरी चॉकलेट मिलेगी। जल्दी बताओ। मेरा भांजा है अभी 10 साल का, उसको सब याद है, फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सारे विटामिन याद है, उसको बॉडी की 206 हड्डियों के नाम भी याद है, अभी क्लास 6 में है। आपको नहीं याद है? चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं हूं ना। चलो देखो भैया, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सब आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। भाई कैमरा सब क्यों ऑफ कर दी हो यार? हम किसको देख के पढ़ाएं बताओ? दीवारों को? वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपका विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल में आ गए। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के अडे, ये आपके वाटर वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सबका जो केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम हम आपको कल बताएंगे, कल की क्लास में, बट अभी इसको मैं फिनिश करता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं बेटा? एब्जॉर्ब हो रही हैं। इसके अलावा सोडियम का एब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं। और तो और लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम बात करेंगे, ये लिखा कि नहीं आपने पूरा? सर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन की बात हम कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो बेटा होता है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। बाकी इसका किसी से लेना देना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि इट इज मेनली कंसर्न विद absorption of water, absorption of water। आपको मालूम है कि कभी कभी पानी के कम इंटेक की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो डेली फीकल मैटर के डिस्चार्ज के दौरान हमारी बॉडी से अप्रोक्सीमेटली 150 ml ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है फीकल मैटर के साथ। तो अगर ये अमाउंट 150 ml से कम होता है, तब स्टूल डिस्चार्ज यानी फीकल मैटर के डिस्चार्ज में आती है प्रॉब्लम, और तभी जनरेट होता है कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में जो खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीने को कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, हमारी मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप कम से कम 1.5 से 2 गिलास आप पानी पीजिए, तो कॉन्स्टिपेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ कॉन्स्टिपेशन विल अकर, ये लंबे समय के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीमोराइड। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इसमें लिखेंगे अबाउट 150 ml of water is passed with fecal matter per day। एक दिन में, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। कई सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं। एक है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बेटा जहां पर
एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपका एक्टिव, जहाँ पर बिना एनर्जी गंवाए सारा काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी गंवाए सारा काम हो रहा है, यानी कि जहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, वो आपका पैसिव होता है। जैसे खाना बना के आपको खाना पड़े, वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। बना बनाया खाना मिल जाए तो वो आपका पैसिव प्रोसेस है। बड़ी सिंपल सी बात है। फ्लोट करना अलग होता है, स्विमिंग करना अलग होता है। स्विमिंग इज अ एक्टिव प्रोसेस, फ्लोटिंग इज अ पैसिव प्रोसेस। आप फ्लोट करते हैं तो पानी के बहाव के साथ आप फ्लोट करते हैं, वहां पर दिशा जो है आपकी निर्धारित नहीं रहती है कि आप किस तरह, इधर का बहाव रहेगा आप उसी तरफ फ्लोट कर जाओ, उसी तरफ बह जाओ। लेकिन स्विमिंग में क्या होता है कि आपको जिधर जाना है आप उधर तैर करके जाओ, तो ये पैसिव प्रोसेस है। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड द पैसिव प्रोसेस जब भी होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ये एक स्लोप है, ये स्लोप है, देखो इधर स्क्रीन पर देखो, सभी लोग स्क्रीन पर देखो, ये स्लोप है। इस स्लोप पर आपने एक पहिया रखा हुआ है, ये पहिया रखा हुआ है, ठीक। ये बड़ी आसानी से नीचे लुढ़कता हुआ चला आएगा, ये लुढ़क करके यहाँ पर चला आएगा, ये आसानी से। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब हायर टू लोअर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो आपका मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपका कहलाएगा पैसिव मूवमेंट। लेकिन इस एक्टिविटी को जस्ट रिवर्स अगर हम कर देंगे, यानी कि मूवमेंट अगर हम इधर से इधर की तरफ करेंगे, मूवमेंट हम कहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये आपका कैसा प्रोसेस हुआ, ये आपका एक्टिव प्रोसेस हुआ। बड़ी सीधी सी बात है, जब सीढ़ियों उतरते हो ना तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती। भले सीढ़ी ना उतरो तो वहीं से जंप लगा दो अपनी तीसरी मंजिल से, आपको रत्ती बराबर एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है फिर स्ट्रेचर पर लादना पड़े, ठीक, तो वो आपका पैसिव प्रोसेस था। लेकिन जब आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाओगे तो आपको खर्च करनी पड़ेगी एनर्जी। तो ये तो मामला हो गया किसका, ये वाला जो है ये पैसिव है। यहाँ से जो ऐसे जा रहे हैं हम, ये वाला ये आपका एक्टिव है, ये वाला। ये आपका मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और ये मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम पैसिव और एक्टिव में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। कभी कभी ये जो पैसिव आपका होता है, ये पैसिव आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, याद रखना। एक होता है आपका डिफ्यूजन, एक होता है आपका डिफ्यूजन, और दूसरा होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब दोनों में फर्क आप समझिए, दोनों अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम मूव कर गए, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत हमें नहीं पड़ी। कोई भी एनर्जी हमें खर्च करने की जरूरत तो है, लेकिन इसका जो मूवमेंट हायर टू लोअर की तरफ हो रहा है, बीच में कोई इसके लिए कैरियर की तरह काम करता है, बीच में कोई इसके लिए कैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे सर नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही। आपको एक जगह से वाले के पीछे बैठ, कैसी बात, मेरी आवाज से पूरा हिंदुस्तान, हेलो हेलो हेलो, सर अब आ रही है। हेलो हेलो,
सर लीव कर दे क्लास।